कभी सोचा है कोई ऐतिहासिक इंसान मतलब एक हिस्टोरिकल फिगर, एक मिथक, एक लेजेंड कैसे बन जाता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि हम इतिहास की किताबें नहीं खोलेंगे, नहीं, हम देखेंगे एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट को और समझेंगे कि ये जो स्टोरी टेलिंग की कला है ना, ये कैसे इतिहास को एक बिल्कुल नया, एक दमदार रूप दे देती है। तो स्क्रिप्ट शुरू होती है इस जबरदस्त लाइन से। और ये सिर्फ एक अच्छी लाइन नहीं है, नहीं, ये एक पूरा माहौल सेट कर देती है। यहीं से इशारा मिल जाता है कि आगे जो आने वाला है वो कोई सूखी सूखी फैक्ट्स की लिस्ट नहीं होगी, बल्कि एक महागाथा होगी, एक एपिक टेल। और बस यही है हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे कैसे शब्दों, इमेजेस और फीलिंग्स को चुन चुन कर इतिहास को एक ऐसी कहानी बना दिया जाता है जो हमसे, आज के लोगों से सीधा कनेक्ट कर पाए। तो चलिए इस प्रोसेस को जरा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी खास टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल ये स्क्रिप्ट करती है ऐतिहासिक घटनाओं को एक यादगार, एक असरदार कहानी बनाने के लिए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। देखिए, स्क्रिप्ट का काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ था, ना, उसका असली मकसद है ये महसूस कराना कि जो हुआ उसका मतलब क्या था। हर एक शब्द, हर एक लाइन एक खास इमोशनल इफेक्ट पैदा करने के लिए चुनी गई है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? सबसे पहले बनाया जाता है एक हीरो, एक नायक। इस पूरे मिथक का जो पहला पिलर है वो है चंद्रगुप्त का किरदार। एक ऐसा हीरो जिसे देखकर लगे, हाँ, ये अपनी कहानी है। अब यहाँ देखिए, स्क्रिप्ट एक बहुत ही क्लेवर चॉइस लेती है। देखिए, हिस्ट्री में चंद्रगुप्त के जन्म को लेकर बहुत डिबेट है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, लेकिन ये स्क्रिप्ट जानबूझकर अंधेरे से जन्म वाली कहानी चुनती है। और ऐसा करते ही चंद्रगुप्त एक झटके में बन जाता है एक अंडरडॉग हीरो, एक ऐसा हीरो जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और जीतने के लिए पूरी दुनिया है। लेकिन एक हीरो की कहानी, वो भला एक गुरु के बिना कैसे पूरी हो सकती है? और इस कहानी में उस गुरु की जगह लेते हैं आचार्य चाणक्य। और स्क्रिप्ट चाणक्य को सिर्फ एक वाइज टीचर की तरह नहीं दिखाती, नहीं, वो उन्हें दिखाती है एक जख्मी, एक ह्यूमिलिएटेड इंसान के तौर पर। और उनका जो बदला लेने का प्रण है ना, वो कहानी में एक इमोशनल फायर डाल देता है। अब ये सिर्फ देश बदलने की जंग नहीं रही, ये एक पर्सनल बैटल भी बन गई है। और फिर आता है वो पल जब चाणक्य की नज़र उस लड़के पर पड़ती है और वो कहते हैं, तुम राज्य जीतने के लिए पैदा हुए हो। बस ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। यहाँ दो अलग अलग मकसद, चाणक्य का बदला और चंद्रगुप्त की एम्बिशन, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं एक महान लक्ष्य के लिए। यहाँ से शुरू होता है चंद्रगुप्त का ट्रेनिंग फेज। और स्क्रिप्ट बार बार इस बात पर जोर देती है कि चंद्रगुप्त की असली ताकत उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका दिमाग था। एक ऐसा दिमाग जिसे चाणक्य ने तराशा था। चाणक्य की पूरी फिलॉसफी, उनकी पूरी सीख मानो इस एक लाइन में सिमट जाती है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो चंद्रगुप्त के पूरे स्ट्रगल का मूल मंत्र है। और पता है सबसे शानदार बात क्या है? ये डायलॉग सीधा जुड़ता है चाणक्य की असली विरासत से, यानी अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र सिर्फ राजनीति की किताब नहीं है, ये सिखाती है कि दुश्मन को बिना लड़े कैसे हराया जाए, इंटेलिजेंस कैसे गैदर की जाए और लोगों की साइकोलॉजी को कैसे समझा जाए। और बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की गई शासक धनानंद के खिलाफ। ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो शतरंज का खेल था जिसमें सीधे राजा पर हमला नहीं करते, पहले उसके मोहरों को, उसकी फाउंडेशन को कमजोर करते हैं, दिमाग से युद्ध का। इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा? तो मगध जीत लिया गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब स्क्रिप्ट चंद्रगुप्त को सिर्फ एक कॉन्करर से उठाकर एक नेशन बिल्डर की लेवल पर ले जाती है। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। सच कहूं तो ये लाइन इतिहास से ज्यादा आज के जमाने के लिए लिखी गई लगती है। ये चंद्रगुप्त के किरदार को एक ग्रैंड आइडेंटिटी देती है। हमें ये समझना होगा कि उस जमाने में भारत का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वो नहीं था जो आज है। लेकिन स्क्रिप्ट क्या करती है? वो नेशनलिज्म के मॉडर्न आइडिया को पास्ट पर प्रोजेक्ट करती है ताकि एक पावरफुल फाउंडिंग मिथ तैयार हो सके। और ये हिस्सा दिखाता है चंद्रगुप्त की पॉलिटिकल स्मार्टनेस। देखिए, सेल्यूकस निकेटर से जंग जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया,
नहीं, उन्होंने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, जमीन ली और 500 हाथियों के बदले में पीस डील की। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, एक ब्रिलियंट स्टेट्समैन भी था। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे पावरफुल, सबसे फिलॉसफिकल हिस्से पर, सत्ता को पाने के बाद उसे छोड़ देना। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। सोचिए जरा, पूरी कहानी थी पावर को हासिल करने की, और उसका अंत होता है पावर को छोड़ देने पर। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो हमारे हीरो को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। स्क्रिप्ट इस त्याग को चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी जीत बताती है। जिसने पूरी दुनिया जीती, उसने आखिर में जीता अपने ईगो को, अपने अहंकार को। और इसी एक कदम ने उसे एक कॉन्करर से ऊपर उठाकर एक फिलॉसफर किंग बना दिया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत साफ मैसेज के साथ छोड़ जाती है। असली पावर दुनिया को जीतने में नहीं है, असली पावर है खुद को जीतने में। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सवाल मन में आता है। आज के इस दौर में, जहां पावर को पाना और उसे पकड़कर रखना ही सब कुछ माना जाता है, क्या कोई स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से पावर छोड़ने की कल्पना भी कर सकता है? और हमारा जवाब जो भी हो, वो हमारे आज के समय के बारे में बहुत कुछ कहता है ना? सोचने वाली बात है।